बहुत सारे बच्चे इस बात में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किस एग्ज़ाम की तैयारी हमें करनी चाहिए और किस एग्ज़ाम की तैयारी को हम बाद में कर सकते हैं। देखो, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे ऐसा लगता है टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए कि इसमें टाइम आपको बहुत कम मिलता है, क्योंकि एज निकलने के बाद तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन बच ही नहीं जाता। तो क्यों ना ऐसा हो कि एग्ज़ाम की तैयारी इस तरीके से की जाए कि अगर पहला एग्ज़ाम हमारा क्रैक नहीं हो तो दूसरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, लेकिन टाइम हमारे पास वो लिमिटेड ही है और उन सभी एग्जाम्स को भी प्रिपेयर करना है या किसी एक एग्जाम को प्रिपेयर करके वो टाइम निकाल दो। तो नमस्कार इंडिया, स्वागत है आज आप लोगों का इस ज़बरदस्त मोस्ट डिमांडेड वीडियो के अंदर, जो कि सभी बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बोला था कि डीएसएसबी और केवीएस की तैयारी हम एक साथ कैसे करें, इसके ऊपर सर एक वीडियो बनाइए। तो मैं इस पूरी वीडियो में, यकीनन आप चाहते हैं कि डीएसएसबी और केवीएस एक साथ प्रिपेयर करना और दोनों में ही सिलेक्शन चाहते हैं, या इसके अलावा आपने सोचा है कि आरआरबी का एग्जाम या किसी और तीसरे एग्जाम को भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब जो भी लाइनअप कर रखे हैं आपने एग्जाम और सोच रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि किसको प्रायोरिटी पहले दें और किसको बाद में प्रायोरिटी दें, वो सभी बातों का सोल्यूशन इस पूरी वीडियो के अंदर एंड तक जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, सबसे पहली बात कि क्या डीएसएसबी और केवीएस के एग्जाम दोनों एक साथ प्रिपेयर किए जा सकते हैं या कोई और तीसरा एग्जाम भी इसके साथ ऐड कर लिया जाए, तो क्या ये दोनों तीनों एग्जाम प्रिपेयर किए जा सकते हैं एक साथ एक ही टाइम में? यस, ऑफ कोर्स ये प्रिपेयर किए जा सकते हैं। मैंने खुद भी ऐसा प्रिपेयर किया हुआ है और मैंने ना केवल डीएसएसबी और केवीएस को प्रिपेयर किया था, बल्कि साथ के साथ दोनों में सिलेक्शन भी लिया था सेम टाइम पर। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर महीने 2 महीने का ही गैप था और मैंने दोनों एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई भी किए और दोनों में मेरा सिलेक्शन भी हुआ। तो आप भी यकीनन, अगर 2-3 एग्जाम आपके लिए लाइनअप है, सभी में सिलेक्शन भी होगा और उसकी प्रिपरेशन भी एक साथ की जा सकती है। अब बात करते हैं कि अगर आपने सिर्फ एक ही एग्जाम को सीरियस लिया तो उस एक एग्जाम को सीरियस लेने में हो सकता है कि आप उस एग्जाम में अच्छा क्वालिफाई कर जाए या अच्छे नंबर आ जाएं आपके, वो तो ठीक है, चलो मानते हैं, लेकिन उसके नुकसान भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको अगर सिर्फ एक ही एग्जाम को टारगेट करते हो आप। तो सबसे पहला नुकसान तो ये है क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, क्योंकि बहुत सारे टीचिंग के बच्चे ऐसे होते हैं जब क्रॉसिंग पर पहुंचते हैं तभी एलिजिबल हो पाते हैं, मतलब एज की क्रॉसिंग पर पहुंचते हैं तभी एलिजिबल हो पाते हैं किसी पोस्ट के लिए। अब मैक्सिमम 1 या 2 वैकेंसीज ही वो देख पाते हैं, तो अगर 1-2 वैकेंसी देखनी है उनको, तो क्यों ना सभी स्टेट बोर्ड में या सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी टीचिंग के एग्जाम्स निकलते हैं सभी को एक साथ प्रिपेयर किया जाए और 1 बाय 1 सारे एग्जाम दे करके एक बार ट्राई किया जाए, जिससे कि हो सकता है कि किसी एग्जाम में ना हो तो दूसरे एग्जाम में हो जाए, दूसरे एग्जाम में ना हो तो तीसरे एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सिलेक्शन 100% हो आपका 1-2 साल के अंदर ही। तो कुल मिलाकर के अगर एक ही एग्जाम में एक बार में प्रिपेयर करते हो तो बहुत सारे नुकसान जरूर हैं उसके अंदर। ठीक है, फायदा तो चलो कई बच्चों को हो सकता है कि एक एग्जाम को टारगेट करने में उनका फोकस ज्यादा बन जाए, लेकिन नुकसान उसी के साथ साथ 99% को ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कैसे दोनों एग्जाम्स को या तीनों एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं आप। सबसे पहली चीज आपने ये देखी होगी कि सभी ऑलमोस्ट एग्जाम, जितने भी टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं, उनका सिलेबस 80 to 90% सिमिलर होता है। तो आप अगर सोच रहे हैं 2 एग्जाम या 3 एग्जाम प्रिपेयर करने की, तो 80 to 90% सिलेबस तो सेम ही है। तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मैं उस एग्जाम की तैयारी करूं या उस एग्जाम की तैयारी करूं? ऑलरेडी 80% 90% तैयारी दूसरे एग्जाम की तो आप कर ही रहे हो। और ऑलमोस्ट जितने भी ऑल इंडिया में एग्जाम्स होते हैं टीचिंग के आपकी पोस्ट के लिए, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, स्पेशल एजुकेटर हो, एनटीटी हो या कोई नॉन टीचिंग पोस्ट हो, ऑलमोस्ट सिलेबस 80 to 90% सिमिलर ही होता है। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो। बस सिर्फ तैयारी आपको क्या करनी है, 10 to 20% की सेपरेट करनी है। अब मान लीजिए किसी एग्जाम के अंदर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और दूसरे एग्जाम में आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 5 के 5 सिमिलर है, बस छठा एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको, तो अब आपके टोटल सब्जेक्ट्स कितने हो गए? 6 सब्जेक्ट्स हो गए, है ना। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं। जैसे आप अगर केवीएस के अंदर और डीएसएसबी में देखेंगे तो इंग्लिश दोनों में आती है, बस डीएसएसबी में 20 मार्क्स के लिए आती है और केवीएस में 10 मार्क्स के लिए आती है। तो हिंदी जहां आप डीएसएसबी या केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों एग्जाम के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो गई। सर मार्किंग स्कीम में ही फर्क है, अदरवाइज सिलेबस एज इट इज सिमिलर है, कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। सेम एज हिंदी में भी यही होता है। ठीक है, कि हिंदी का सिलेबस अगर आप हिंदी डीएसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो केवीएस के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो गई, बस 10 नवंबर की आपकी केवीएस की आएगी और डीएसएसबी में 20 मार्क्स की आएगी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एनटीटी हो, स्पेशल एजुकेटर हो, सभी में टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। केवीएस में भी आता है और DSSB में भी आता है सब्जेक्ट के पेपर के अंदर। ठीक है, टीजीटी पीजीटी वालों के लिए भी टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग मेथोडोलॉजी आएगा, वो सिमिलर टू केवीएस है। ठीक है, अगर वो बस अलग अलग नाम से पुकारते हैं, अदरवाइज टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों का अगर आप करते हो एक ही जगह पर तो ऑलमोस्ट केवीएस कर लेते हो तो डीएसएसबी प्रिपेयर हो रहा है, और डीएसएसबी कर लेते हो तो केवीएस प्रिपेयर हो जाता है।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेन सब्जेक्ट की, ठीक है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक केवीएस में अलग है और DSSB में अलग है, क्योंकि सिलेबस दोनों का डिफर करता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक तो हिंदी प्रिपेयर करनी है अगर दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हो आप, ठीक है। एक हिंदी प्रिपेयर कर लीजिए, एक इंग्लिश प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। एक रीजनिंग प्रिपेयर कर लीजिए, एक करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लीजिए, साथ के साथ जीके जीएस भी कर सकते हो आप, ठीक है। एंड इसके अलावा एक मैथमेटिक्स प्रिपेयर कर लीजिए, एक आईसीटी प्रिपेयर कर लीजिए, एंड केवीएस एंड डीएसएसबी के दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट भी आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए और ये मानिए कि ये सिर्फ एक ही एग्जाम में आने वाले हैं। आप मानिए ही नहीं कि 2 एग्जाम के अंदर ये है। जैसे मान लीजिए डीएसएसबी में आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो बस इसमें कंप्यूटर्स और अलग से ऐड कर लो, ठीक है। और एक आप सब्जेक्ट का पेपर जो होता है, सब्जेक्ट का जो सिलेबस, क्योंकि वो डीएसएसबी से डिफर है, एक वो भी ऐड कर लो। तो टोटल मिलाकर के 6 की जगह आपके 8 सब्जेक्ट्स हो गए। अब ये 8 सब्जेक्ट्स को आपको प्रिपेयर करना है और सोचना है कि एक ही एग्जाम का सिलेबस है ये। अब 6 भी तो प्रिपेयर कर ही लो ना आप, उसके अंदर 2 एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं है। आईसीटी तो नॉर्मल 5 नंबर का आएगा और वो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ ही रहे हो डीएसएसबी में, थोड़ा सा सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस और एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है, बस ये समझ लीजिए आप। तो ऑलरेडी उस सब्जेक्ट के अंदर आप थोड़ा सा इजाफा कर लेते हैं तो ऑलरेडी आपका वो केवीएस का भी सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाता है। तो कुल मिलाकर के 8 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं बच्चों आपको। अब इसमें आरआरबी का एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगा आपका, मैं आपको बताऊं, अगर आरआरबी का एग्जाम फॉर्म फिल किया आपने तो। अब इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम टेबल आपको कैसे सेट करना है, ठीक है बच्चों। सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करो। एक कैटेगरी बनाओ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स की, एक कैटेगरी बनाओ वीक सब्जेक्ट की। वीक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करो। क्या करोगे? डेली बेसिस पर वीक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करो और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करो। जैसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में अगर रीजनिंग आपको थोड़ी बहुत आती है, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 95% बच्चों को रीजनिंग ठीक ठाक आती है, तो रीजनिंग को आपको प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली उसकी प्रैक्टिस करने लग जाओ। 20 क्वेश्चन का एक सेट जरूर लगाओ, केवीएस में भी काम आ जाएगा, डीएसएसबी में भी काम आ जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं हिंदी ग्रामर की। बहुत सारे बच्चों की हिंदी काफी अच्छी इंप्रूव्ड है, अगर टीचिंग की तैयारी वो काफी टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी तो हाल फिलहाल उन्होंने अच्छी प्रिपेयर कर रखी है। तो हिंदी का एक 20 पेपर का सेट, मतलब 20 क्वेश्चंस का सेट आप लगाइए डेली बेसिस पर। और जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, किसी का इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी का सब्जेक्ट का पेपर स्ट्रॉन्ग हो सकता है ना, किसी का कंप्यूटर से स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो जिसका जो भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, उन सभी सब्जेक्ट से, चाहे वो 3 सब्जेक्ट्स हो, 4 सब्जेक्ट्स हो, चाहे 5 सब्जेक्ट्स हो, ठीक है, मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स तो हर किसी के स्ट्रॉन्ग होते ही हैं इन 8 सब्जेक्ट्स में से। उन सभी की डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है। और जो टॉपिक, ठीक है, या जिस सब्जेक्ट के अंदर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, या आपको लगता है कि भाई ये फला सब्जेक्ट के अंदर ये फला टॉपिक आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, उसको फिर आप प्रिपेयर करो अच्छे से। हर बार नोटिस करो कि कहाँ गलती कर रहे हो, फिर उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। और प्रैक्टिस में जितना ज्यादा बेटर, आज से कल बेटर आंसर आने चाहिए, कल से परसों बेटर आंसर आने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप हर दिन इंप्रूव करते जाओ अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में। अब प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो प्रिपरेशन में आपका मेन सब्जेक्ट हो गया। मेन सब्जेक्ट को जितना कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो कंटेंट कंज्यूम करो, उससे बेटर कोई चीज नहीं। ना कोचिंग लेने की जरूरत, ना ही कुछ अलग से बुक्स वगैरह परचेज करने की जरूरत है मार्केट में, क्योंकि ऐसी बुक्स अवेलेबल होती नहीं है सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। जहां से इधर उधर से किसी टीचर से कैसे भी करके कोई नोट्स अरेंज हो जाए, या कोई अच्छी खासी बुक किसी ने रिकमेंड करी हो, तो वो सारी इकट्ठी करके अपना कंटेंट बनाओ, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि मैथ्स के अंदर आपकी अगर वीकनेस है तो वो प्रैक्टिस से इंप्रूव होगी, ठीक है। एक मैथ्स का ऐसा टीचर ढूंढो जो आपको बेसिक से समझाने के लिए तैयार हो, आपकी बेसिक से समस्याएं दूर कर सके। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये मैं 90% स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो टीचिंग के अंदर आते हैं, मैथ्स से बहुत घबराते हैं, लेकिन एक बात ये ध्यान रखो, अगर आपने 2 महीने अच्छे से मैथ पे मेहनत कर दी तो मैथ्स में भी फुल ऑन मार्क्स आएंगे, ये मैं गारंटी करता हूँ आपको। बस अच्छे से टीचर से बेसिक से पढ़ लो। और आप सोचते हो ना मैं बिल्कुल जीरो हूँ, माइनस हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत सारे बच्चों को इंप्रूव करते देखा और फुल ऑन मार्क्स लाते हुए भी देखा है, ठीक है। सिर्फ ये आपकी सोच है जो आपको करने नहीं दे रही है। इस सोच से दूर हटो और अपने आप को फोकस करो मैथ्स के ऊपर। आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना, एक ऐसे टीचर की तलाश करनी है जो मैथ्स आपको बिल्कुल बेसिक से कराए।
हमारे पास करना चाहते हो तो मैं यूट्यूब पे हमारी पुरानी क्लासेस हैं वो देख सकते हो, उसमें मैंने बेसिक से समझाया है। पेड बैचेस के अंदर मैं सभी चीजें मैथ्स के अंदर बिल्कुल बेसिक से कराता हूं। आप चाहें तो पेड बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब के ऊपर भी कुछ दिनों के बाद मैं मैथ्स की क्लासेस भी लेकर आऊंगा जिसमें बेसिक से कराऊंगा। तो आपका बेसिक का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर हमारे साथ कनेक्टेड हो आप तो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपकी कवर हो गई। अब मिनिमम कितने आवर्स की प्रैक्टिस करें या कितने आवर की प्रिपरेशन करें, तो देखो जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है मैक्सिमम टाइम डिवोट करो। ठीक है, मिनिमम ये कहता हूं मैं, अगर आप 1 घंटा पूरे दिन में प्रैक्टिस को देते हैं, क्योंकि एक दिन में होते हैं 60 मिनट्स, तो दैट मीन्स अगर आप 3 पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो तो 20 क्वेश्चंस करके आप 20 मिनट में एक निपटा देते हो, 40 मिनट में 2 और 60 मिनट में 3 पेपर निपटा दोगे आप, 3 सब्जेक्ट निपट जाएंगे आपके। तो 1 घंटा तो मिनिमम प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है बच्चों, क्योंकि 20 क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम 20 मिनट लेना, क्योंकि आपको तो एग्जाम में 20 मिनट भी नहीं मिलेंगे, उससे कम ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले 20 मिनट लो, फिर उसको 18 कर दो, फिर 15 मिनट कर दो, फिर 12 मिनट, मतलब 10 मिनट तक लेकर के आनी है आपको 20 क्वेश्चन का सेट। ठीक है, वो धीरे धीरे करके आएगा, अभी नहीं आएगा इनिशियली। ठीक है, और प्रिपरेशन की बात करें तो अगर आपने पेड बैचेस ज्वाइन कर रखे हैं तो हमारे पेड बैचेस का दोनों टाइम, मॉर्निंग एंड इवनिंग बैच की दोनों टाइम की क्लासेस अटेंड करो, मोर देन इनफ है। अगर क्लासेस आपने नहीं ज्वाइन कर रखी है हमारी, आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे हैं या यूट्यूब के जरिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे हमारी जितनी क्लासेस आए वो टाइमिंग एंड इसके अलावा 1 से 1.5 घंटा अपने सब्जेक्ट के लिए वो जरूर दें, तभी जाकर के आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे लेवल की हो सकती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि करंट अफेयर्स और जीके जीएस ये डेली बेसिस पर आधे घंटे के लिए जरूर पढ़ें। पढ़ना है, सिर्फ रीडिंग करनी है, एक्टिव रीडिंग करनी है, जिससे चीजें अंडरस्टैंड भी होती रहे। मिनिमम आधा घंटा कर सकते हो तो 40 मिनट तक ले जा सकते हो या 60 मिनट्स तक भी ले जा सकते हो, करंट अफेयर्स और जीके जीएस। इसमें बुक्स की बात कर लेते हैं बच्चों। तो बुक्स देखो, हिंदी इंग्लिश के लिए मैंने बता रखी है ऑलरेडी कि लूसेंट की आप हिंदी इंग्लिश ग्रामर की कोई भी बुक खरीद सकते हो। ठीक है, आईसीटी के लिए मैंने बता रखा है आपको कि घटना चक्र के नाम से एक बुक आती है जिसमें पूरी कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर से रिलेटेड पूरी जीके दी हुई है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा मैथमेटिक्स के लिए आरएस अग्रवाल मैंने आप लोगों को बता रखी है। ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं तो अरिहंत की आती है, 100-150 रुपए की एक बुक आती है, उसमें सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। ठीक है, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए चाहिए तो मैंने ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको 3 बुक्स बताई हुई हैं प्रतियोगिता साहित्य की, मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, आप चाहें तो इनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कई बच्चे बोल रहे हैं कि ये हिंदी मीडियम में ही दिखाई दे रही है, इंग्लिश मीडियम में नहीं मिल रही है। तो हाँ, कुछ बुक्स ऐसी हैं प्रतियोगिता साहित्य जो सिर्फ हिंदी मीडियम में ही निकालता है, वो इंग्लिश मीडियम में नहीं पॉसिबल है वो। तो इंग्लिश मीडियम के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूं उनका कन्वर्जन करके इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, क्योंकि वो बुक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसलिए मैं कोई दूसरी बुक रिकमेंड करने की बजाय उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको जरूर किसी दिन इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, या अगर मैं चेक करूंगा कि इंग्लिश मीडियम में मिलती है तो मैं उसका ऑनलाइन लिंक आपको किसी दिन शेयर करूंगा। बाकी डिटेल बुक्स के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डीएसएसबी के लिए भी और केवीएस के लिए वीडियोस बनाई हुई है, उन वीडियोस के जरिए आप सारी की सारी बुक रिकमेंडेशन जान सकते हो, काफी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ उसके अंदर। अब पीवाईक्यूज की बात कर लेते हैं और प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जो इनिशियल प्रैक्टिस करनी है ना बच्चों, वो पीवाईक्यूज में से ही करनी है। पीवाईक्यू से करने का क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है यहाँ पर, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग के अंदर प्रैक्टिस जो होती है प्रीवियस ईयर से करते हो ना, पहली चीज तो प्रीवियस ईयर से पैटर्न पता चल जाता है आपको पता चल जाता है किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, आपको किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर एक चीज आपके दिमाग में सेट हो जाती है, मतलब एक सांचे में ढल जाते हो आप। और इसी जरिए आपको ये भी पता चल जाता है हमें कहाँ मेहनत करने की जरूरत है, कहाँ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से ही करना, चाहे वो डीएसएसबी के क्वेश्चन पेपर्स हो, चाहे वो केवीएस के क्वेश्चन पेपर हो, ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर होते हैं। कहीं से भी भूले भटके से आप प्रैक्टिस पेपर्स मत कर लेना, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स ही करना। क्लासेस की बात करते हैं बच्चों, तो क्लासेस 2 तरीके से, जैसे मैं यूट्यूब के ऊपर डेली बेसिस पर क्लासेस लेने जा रहा हूं, अभी ये कमिंग वीक से यानी कमिंग मंडे से मैं क्लासेस लेना स्टार्ट कर रहा हूं यूट्यूब के ऊपर। वो डीएसएसबी के लिए यूजफुल होगी, केवीएस के लिए भी यूजफुल होगी और आरआरबी के लिए भी यूजफुल होगी। इसके अलावा कोई बच्चा चाहता है कि सर मुझे आपके साथ पेड बैच में कनेक्ट होना है, पेड बैच के जरिए पढ़ना है, तो आप टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से चेकआउट कर सकते हो। कुछ पेड बैचेस भी हमने वहां पर स्टार्ट कर रखे हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आप लोगों को करने जा रहा हूं जो कि मंडे को होगी। आप लोग जरूर उस वीडियो का वेट करें और उस वीडियो को जरूर पूरा देखें
और उसमें एक ऐसी अनाउंसमेंट होगी जो शायद आपका 2025 में सिलेक्शन करा सकती है। एंड डोंट वरी, वो पेड बैच की इंफॉर्मेशन नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है। आपके लिए जो भी कुछ उसके अंदर अनाउंस होगा वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। एट लास्ट में यही कहना चाहूंगा, देखो बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि दूसरा मौका ना मिले DSSP को दोबारा प्रिपेयर करने का, KVS को दोबारा प्रिपेयर करने का, या किसी और एग्जाम को दोबारा प्रिपेयर करने का। तो मैं यही कहूँगा कि कोई कमी मत छोड़ना, है ना। और एक ही साल के अंदर या एक ही समय में 2 से 3 एग्जाम मिनिमम प्रिपेयर करना है। जितने भी एग्जाम्स निकलते हैं ना, आपको तो हर एक एग्जाम मुझे लगता है कि फॉर्म फिल करना चाहिए और प्रिपेयर करना है। ज्वाइनिंग करना ना करना वो बाद की कंडीशन है, एक बार एग्जाम तो क्लियर करें हम, क्योंकि हम अपने आप को तो एटलीस्ट प्रूव करेंगे। क्योंकि जब हम फॉर्म फिल करते हैं ना और जब हमें ज्वाइनिंग के लिए जाना होता है, दोनों सिचुएशंस में बहुत बड़ा फर्क होता है, ये मैं अच्छे से समझता हूं। तो इसलिए हर एक एग्जाम को प्रिपेयर भी करो, ठीक है। और सिलेक्शन या ज्वाइनिंग जब तक ना हो जाए तब तक उसके अंदर पूरी 100% मेहनत भी करो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ। आप बताइएगा किस और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, मैं जरूर उस वीडियो को लाने की कोशिश करूं।